चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और प्रीवियस क्लास में हमने जो जो करा एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा मैंने आपको सबसे पहले कंपनीज एक्ट के बारे में बताया, पहले कौन से एक्ट थे बताया, कहां कहां पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है वो बताया। मैंने बताया कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड इस एक्ट में या कोई भी प्रीवियस कंपनी एक्ट में, तो उसे कंपनी माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉमन सील वाला फीचर याद रखना, 2015 में अमेंडमेंट से ऑप्शनल हो गया है। अब आप दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर एक सीएस का साइन भी चला सकते हो। आफ्टर दैट हम गए थे भैया कंपनी के टाइप पे। तो कंपनी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, गवर्नमेंट, सेक्शन 8 और इधर से पीएफआई और भी काफी सारी थी। तो सारी गवर्नमेंट, हाँ मतलब काफी सारी थी, सारी आपको अच्छे से पढ़नी है, लिमिट विमिट सब याद रखनी है, एकदम बढ़िया थे। उसके बाद हम गए थे बेटा, मैंने आपको बताया कि भैया टाइप्स के बाद हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो कॉर्पोरेट विल बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, लेकिन देयर आर 5 केसेस जहां पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाती है और कंपनी और मेंबर एक पर्सन ट्रीट होते हैं। मतलब वहां पे कंपनी जो एक्ट करेगी उसके लिए कौन लायबल होगा, मेंबर। हमने देखा था अगर आप लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड कर रहे हो, अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, अगर आपको एलियन एनिमी है एलियन फ्रेंड है ये डिटरमाइन करना हो, है ना, अगर आप इलीगल या अनलॉफुल पर्पस के लिए कर रहे हो, तो ऐसे कामों में आपका कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाता है। फिर मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल क्या था, ऑथराइज्ड होता है, नॉमिनल या रजिस्टर्ड, उसके बाद इशूड होता है, फिर आपका सब्सक्राइब्ड होता है, फिर आपका पेड अप होता है, फिर आपका कॉल्ड अप होता है, सारे क्लासिफिकेशन करती। फिर हमने बात करी थी शेयर की। तो बेटा मैंने बताया शेयर क्या होता है, शेयर मतलब होता है दो चीजें, पहला अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल, अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है शेयर इंक्लूड्स स्टॉक। तो शेयर की डेफिनेशन में दो चीज आएंगी। फिर मैंने बताया कि अगर किसी पर्सन के पास 100% शेयर है तो क्या उसके पास प्रॉपर्टी या एसेट है कंपनी के, नहीं, वो एसेट कंपनी के ही रहेंगे, वो उसके नहीं बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास शेयर है तो आपको राइट मिलता है, जैसे राइट टू डिविडेंड, जैसे वोटिंग का राइट, जैसे अपनी मीटिंग में इन्विटेशन का राइट, ये कुछ राइट्स मिलते हैं। दूसरी बात, शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और शेयर को नंबर किया जाता था पहले, अब तो इतना जरूरत नहीं है। फिर शेयर के टाइप की बात करें, दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी क्या होता है बेटा, जो शेयर कैपिटल, जो शेयर प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। और प्रेफरेंस में अलग से डेफिनेशन दी थी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होते हैं जिसे दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती है, पहला एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में और दूसरा रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। आई रिपीट, इन दोनों चीजों में प्रेफरेंस मिलती है, देना कंपलसरी नहीं है, ये नहीं है कि डिविडेंड देना ही देना है, पर प्रेफरेंस मिलेगी, जब भी मिलेगा इक्विटी से पहले मिलेगा। इक्विटी वाले में जो प्रेफरेंस नहीं होते बेटा वो नॉर्मल इक्विटी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स में वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट होता है, और जनरली यही इशू होते हैं। जो डीवीआर होता है उसमें क्या होता है, आपको डिफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, हो सकता है आपको वोटिंग राइट अलग मिल रहा है, हो सकता है आपको डिविडेंड भी अलग मिल रहा है नॉर्मल से। ठीक है, तो डिफरेंशियल डीवीआर में वोटिंग राइट तो अलग होते ही है, डिविडेंड भी ज्यादा या कम हो सकता है। तो जो भी हो, यहाँ पे एक शेयर 10 वोट हो सकते हैं, या 10 शेयर 1 वोट हो सकता है, या नॉर्मल से आपको 5% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा या नॉर्मल से 5% कम डिविडेंड मिलेगा। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, टाटा पावर, टाटा मोटर्स इसका एग्जांपल है। टाटा मोटर्स के दो शेयर है, टाटा मोटर्स और एक टाटा मोटर्स डीवीआर। डीवीआर में वो क्या करते हैं, वो 10 शेयर का एक वोट रखते हैं, लेकिन जो लेगा उसको डिविडेंड क्या मिलता है वहां पे, 5% ज्यादा। 10 शेयर का एक वोट दे रहे हैं तो वोटिंग राइट आपको कम दे रहे हैं, लेकिन कम देंगे तो डिविडेंड क्या देंगे, ज्यादा। अगर एक शेयर का 10 वोट रख रहे हैं तो वोटिंग राइट ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि डिविडेंड क्या मिलेगा, कम। तो वो कुछ अलग आपको मिलेगा, या तो डिविडेंड का राइट ज्यादा मिलेगा या वोटिंग का राइट ज्यादा मिलेगा। ठीक है चलिए, तो ये हमने बातचीत जो है पूरी डन कर ली है। अब हमारा जो मेन मुद्दा है हम उस पर आते हैं बेटा। अब कुछ गिनती के दो तीन टॉपिक बचे हुए। एक एमओए एओए का टॉपिक बचा है। एमओए एओए से कनेक्टेड दो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दो डॉक्ट्रिन है। उसके अलावा एक इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक और है। तो मेरे हिसाब से जो है एक दो क्लास में और, या हमारी 5th या 6th क्लास है शायद कंपनी की, तो एक या दो क्लास में और हम ये रैप अप करके निपटा देंगे पूरा कंपनीज एक्ट। फिर हम अपना आगे स्टार्ट करेंगे अपना ये सोगा। बट सोगा से पहले मुझे याद है मैंने बताया था एक क्लास में आईरेफ की लूंगा, है ना, 6 नंबर का आता है, फ्री के मार्क्स है, 5-6 पेज है बस। चलो, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मनवीर भाई हेडिंग डालेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे प्यार से अपन लोग लेमन में बोलते हैं एमओए।
आप इसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलो, आप इसे एमओए बोलो, या आप इसे मेमोरेंडम बोलो। जहां पे मेमोरेंडम वर्ड आ जाए ना, मतलब समझ जाना वो एमओए की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, मैं आपको पहले से बता दूं थोड़ा सा। आपको पता है बेटा, कंपनी जो है ना, कंपनी इंडिया में, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना यानी रजिस्टर करना क्या होता है, मैंडेटरी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर करना क्या होता है, सेम एज एलएलपी। क्या फर्म में ऐसा होता था? नहीं, पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल होता है, कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है। कर लोगे तो कुछ बेनिफिट मिलते हैं, नहीं करोगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो प्रेफरेबल है आप कर लो, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फर्म को रजिस्टर करने की। लेकिन कंपनी में इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। और किसके पास करवाना होता है बेटा, आरओसी के पास। तो जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हो तो बेटा इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस लगता है। क्या लगता है, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। और ये आपको पढ़ाया जाता है चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनीज एक्ट में ना चैप्टर्स है बहुत सारे, 20-21 चैप्टर है टोटल, 470 सेक्शन है ना, तो वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। बेयर एक्ट में, आपकी बुक में नहीं बोल रहा, एक्ट में ही चैप्टर में, चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे करके। तो टोटल 20-21 चैप्टर है, जिसमें से 11 चैप्टर आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाते हैं और बाकी के चैप्टर आपको आगे जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू, पूरा नाम है चैप्टर का जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। अब चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो हमें बताता है इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर, कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो क्या प्रोसेस लगाना पड़ेगा। सर आपने बताया था हमारे यहां भी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है बेटा, बिल्कुल, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये फुल इन डेप्थ है। इसमें आपको फॉर्म के नाम, एक एक चीज, स्पाइस प्लस भरना है, रन भरना है, INC 32, INC 33, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं। तो पूरा प्रोसीजर आपको इंटरमीडिएट में सिखाएंगे। इसका एक समराइज्ड फॉर्म जो है वो अभी आपके अगला टॉपिक लास्ट आएगा, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो वो थोड़ा छोटा रूप होगा, उसका बड़ा रूप इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 3 होगा पूरा। अब बात आती है ना मनवीर, जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं बेटा, तो हमें आरओसी के पास कई सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। उनमें से एक फॉर्म है स्पाइस प्लस, जो सबसे मेन फॉर्म होता है। क्या नाम होता है, स्पाइस प्लस, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म होती है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा करके पूरा। स्पाइस प्लस नाम का एक फॉर्म होता है जिसमें आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता है। इसके साथ आपको कई सारे अदर फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके आरओसी को देने होते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन। अब उनमें से सबसे मेजर डॉक्यूमेंट जो है वो है एमओए। क्या है बेटा, एमओए। एंड एक और होता है विच इज एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी एओए की बात मैं बाद में करूंगा और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी बाद में करूंगा, पर पहले मैं एमओए की बात करता हूं। जब भी कोई कंपनी बनती है तो सबसे पहले बनता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बात समझ आ रही है? जैसे सिंपली एक बात बताओ, जैसे एलएलपी बनती है। अब एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन याद है तुझे? सेक्शन 11 पूरा करना होता था, सेक्शन 12 नेम रिजर्वेशन करवाना होता था, सेक्शन 16 में पूरा प्रोसेस बताया था मैंने। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले एलएलपी इनकॉर्पोरेशन से पहले जब पार्टनर आपस में एलएलपी बना रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे सबसे पहले, एलएलपी एग्रीमेंट। आपस में तो वो सबसे पहले एलएलपी एग्रीमेंट बनाएंगे ना। एलएलपी एग्रीमेंट बन गया, एलएलपी फॉर्म हो गई, उसके बाद उसका इनकॉर्पोरेशन करेंगे ना बेटा। ऐसे ही आप जब कंपनी बनाओगे तो भाई कंपनी का सबसे इनिशियल डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है एमओए, जो कंपनी को लाइफ देगा ना, कंपनी की एग्जिस्टेंस बनाएगा, वो एमओए। एमओए में कंपनी का नाम, कंपनी का कहां पे ऑफिस है, कंपनी का कितना ऑथराइज कैपिटल है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है, क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पस के लिए कंपनी काम करेगी। स्टील का बिजनेस करेगी, शू मैन्युफैक्चरिंग करेगी, टेक्सटाइल का बिजनेस करेगी, एयरक्राफ्ट बनाएगी, पावर सेक्टर में काम करेगी। ऑब्जेक्ट हर एक चीज, मतलब कंपनी की जितनी भी पावर्स एंड कंपनी की जितनी भी लिमिटेशंस है कि वो क्या क्या कर सकती है और वो क्या क्या नहीं कर सकती, ये सारी पावर्स एंड लिमिटेशन कौन सा डॉक्यूमेंट देता है बेटा, एमओए। समझ आ रही बात? तो कंपनी बनाने से पहला सबसे पहला स्टेप होता है टू फॉर्म एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बनता है, उसके बाद आगे इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो अब हम एमओए के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब एक बात बता, एमओए हमें बनाना, ठीक है, सारी बातें लिखनी है। अब क्या कैसे भी लिख दो, कंपनी का नाम लिख दिया फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, ना 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 बेटा, कंपनी का एमओए जब बनता है तो उसका एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। क्या होता है? प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब जैसे मैं बताता तुझे, एक बात बता,
तुझे याद है कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने सेक्शन थे? 470 सेक्शन, मैंने बताया था कंपनीज एक्ट में। और कितने शेड्यूल थे? 7 शेड्यूल थे। 7 शेड्यूल में से जो फर्स्ट शेड्यूल होता है, 7 शेड्यूल में से जो फर्स्ट शेड्यूल होता है बेटा, ये एमओए एंड एओए का फॉर्मेट बताता है कि एमओए और एओए किस फॉर्मेट में बनेंगे। सर मतलब जैसे जब आप 7 में से फर्स्ट शेड्यूल निकालोगे तो वहां पे आपको एमओए का फॉर्मेट दिया हो, कैसे बनता है? आपको फॉलो करना होता है टेबल, टेबल नंबर ए, टेबल बी, सी, डी, ऐसे करके सॉन चलता है कहां तक? ई तक। ये एमओए के फॉर्मेट है। और फिर ऑनवर्ड्स एफ, जी, एच, आई, जे, ये किसके फॉर्मेट होते हैं? एओए के। अब सर कौन सा फॉर्मेट फॉलो होगा बेटा? टेबल ए बी सी ना, सब में टाइप ऑफ कंपनी बताई होती है। जैसे मान लिया अगर तुझे कंपनी बनानी है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऐसे टाइप ऑफ कंपनी होती है ना, तुझे जिस टाइप की कंपनी बनानी है वो टेबल में लिखा होगा। जैसे मान लिया टेबल नंबर ए है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, लेट्स अज्यूम, वैसे टेबल नंबर ए होता है लिमिटेड बाय शेयर का। किसका? लिमिटेड बाय शेयर। याद है ना, कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो विच इज लिमिटेड बाय शेयर, क्या होता है? लिमिटेड बाय। तो आपको फिर जो एमओए का फॉर्मेट फॉलो करना है वो फॉलो करना है फर्स्ट शेड्यूल का टेबल नंबर ए। टेबल नंबर ए के अकॉर्डिंग फिर एमओए बनेगा। अगला है लिमिटेड बाय गारंटी, टेबल नंबर बी। अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी बना रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट शेड्यूल का कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? टेबल नंबर बी। तो एमओए बनाने में अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, लिख दिया कुछ भी, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया है, टेबल ए से लेके ई तक एमओए के, और एफ से लेके जे तक एओए के। डिपेंड करता है आप कौन से टाइप की कंपनी बना रहे हो। समझ आया बेटा? और इस टेबल में क्या क्या लिखा होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा एमओए क्या होता है, फिर मैं टेबल बताऊंगा कौन से टेबल की कौन सी कंपनी बनानी है। जैसे आपको केस स्टडी में बोल देगा आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अब एक सीए, एक अकाउंटेंट आया और उसने आपका एमओए बना दिया एज पर टेबल नंबर सी। भाई लिमिटेड बाय शेयर का कौन सा बनता है? ए बनता है, तो उसने गलती कर दी। तो बताइए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या एडवाइस करोगे उसे? तो आपको प्रोविजन बताना है। फिर हम पढ़ेंगे एमओए के क्या क्या क्लॉजेज होते हैं। बस करें स्टार्ट। मतलब तो समझ आ गया ना एमओए क्या होता है, कैसे फॉर्मेट बनता है। चलो, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एमओए। बिना उसके आपका इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आज ये बेटा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पॉइंट नंबर 1 लिखना बेटा। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, द एमओए ऑफ कंपनी इज द चार्टर डॉक्यूमेंट, कॉमा, it defines it defines its constitution and the scope of the powers of the company and the scope of the powers of the company with which it has been established. Full stop. पॉइंट नंबर 2, ठीक है, अभी मैं अंडरलाइन भी कराता चलूंगा सारे पॉइंट। पहला चार्टर डॉक्यूमेंट है, ये डिफाइन करता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी जो बनी है उसका, और डिफाइन करता है क्या? पावर ऑफ द कंपनी जिसके लिए वो स्टैब्लिश हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पावर डिफाइन करता है, और चार्टर डॉक्यूमेंट है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिख, इट इज दी it is the very foundation on which the whole
द होल कंपनी इज बिल्ट। बेटा ये क्या है? कंपनी के बनने की पूरी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है, रूट है जिसके ऊपर कंपनी बनी है। क्योंकि इसमें सब होगा ना, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, कौन सी लाइबिलिटी है, कितने मेंबर है, क्या मेंबर है, सब सब कुछ बताया हुआ। पॉइंट नंबर 3, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख लियो, ऑब्जेक्ट का मतलब है पर्पस, फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड and therefore identifies the scope of its operations beyond which the company cannot go. The company cannot go. कह रहे इसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है एंड इसीलिए ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करता है स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन, मतलब वो कितने हद तक काम कर सकती है, और जो स्कोप बताया गया है एमओए के अंदर, जो स्कोप है वो डिफाइन कर दिया भाई ये काम कर सकते हो आप, और उसके बियॉन्ड जाके आप कोई काम नहीं कर सकते। तो याद रखियो, एमओए बताता है ऑब्जेक्ट, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, और वो डिफाइन करता है स्कोप, पावर और लिमिटेशन का, जिसके बियॉन्ड जाके कभी कंपनी काम कर ही नहीं सकती। मतलब कंपनी सिर्फ वो काम कर सकती है जो एमओए के ऑब्जेक्ट में लिखा है। अगर कोई भी काम कंपनी ऐसा कर रही है जो एमओए के ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा, तो वो काम करना पॉसिबल नहीं है, और उस काम को क्या बोलते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 लिखो, इट enables shareholders, creditors and all those who deal with company to know what its power are and what activities it can engage in। एमओए जो है वो शेयर होल्डर और क्रेडिटर को बताता है कि कंपनी जो है उसकी पावर क्या है और वो कौन सी एक्टिविटीज कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। ये सब एमओए में बताया जाता है। ये वाला पॉइंट बेटा ये क्या कह रहा है, इट एनेबल शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट इज पावर। मतलब जो भी बंदा डील कर रहा है उसे पहले पता होना चाहिए ना कंपनी भाई क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। और मान ले कंपनी कोई ऐसे काम में जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई जो कंपनी की एमओए में लिखा ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कोई भी पर्सन जो कंपनी से डील कर रहा है वो कंपनी के पावर एंड ऑब्जेक्ट जान सकता है एमओए से, और वो ये भी जान सकता है कि किस एक्टिविटी में वो एंगेज हो रही है और किस में वो एंगेज नहीं हो सकती। अब मैं शू मैन्युफैक्चरर हूं, तो भाई मैं उसी से रिलेटेड तो कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। अब मैं हूं शू मैन्युफैक्चरर, लेकिन मैं भाई अपना जो है काम कर रहा हूं स्टील का, तो एमओए के बियॉन्ड जाके काम कर रहा हूं ना, कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अभी एमओए के सामने ही सारी डॉक्ट्रिन आएगी। अभी देख 2 डॉक्ट्रिन पढ़ाऊंगा एमओए से रिलेटेड, तभी नेक्स्ट लिखना, अ मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। बेटा याद रखेगा अंडरलाइन करके, मेमोरेंडम कैसा डॉक्यूमेंट होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो कि आप कभी भी, कोई भी जनरल पब्लिक देख सकती है, कोई भी। आरओसी की साइड पे जा, किसी भी कंपनी का नाम लिख दे, पूरा एमओ निकल जाएगा। फिजिकल कॉपी चाहिए, एक फीस पे करनी होती है नॉमिनल सी, पे कर, फिजिकल कॉपी आ जाएगी तेरे पास।
किसी भी कंपनी का एमओए देखना है तो ऑब्वियसली बात है ना भाई, अब मान ले मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो पहले मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए ना कि मैं पैसा डालू ना डालू। तो वो कैसे पता लगी? एमओए देख के पता लगी भाई, कौन बंदे हैं, कौन मेंबर है, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। तो यहाँ पे तभी ना मेमोरेंडम को कैसा डॉक्यूमेंट बनाया? पब्लिक। अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, तभी याद रखियो मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉमा, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein। बेटा इसे कर ले वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं अंडरलाइन करवाना चालू कर रहा हूं, पॉइंट मेरे साथ अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कीवर्ड आपको आंसर में डालने हैं, एमओए पे शॉर्ट नोट आया। पहला, एमओए इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूट, ये डिफाइन करता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द कंपनी विच इट हैज बीन फॉर विद विच इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये पहला चार्टर डॉक्यूमेंट है और ये डिफाइन करता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपनी की पावर, स्कोप ऑफ द पावर। पूरा अंडरलाइन कर ले, स्कोप ऑफ द पावर। अगला, ये एक फाउंडेशन है जिसपे कंपनी बिल्ट होती है। नेक्स्ट, ये कंटेन करता है क्या? कंपनी का ऑब्जेक्ट या पर्पस फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाई करता है क्या? स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट गो। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट देखा बेटा, स्कोप ऑफ विच कंपनी जो उसके बियॉन्ड जा नहीं सकती है, लिखा हुआ है ना थर्ड पॉइंट, इसे कर ले वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताऊंगा तुझे सारा, अभी देख मैटर अभी यहीं खुल जाएगा मेन, ठीक है। एक बार रिपीट करें, पहला चार्टर डॉक्यूमेंट है, डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ द पावर। सेकंड, फाउंडेशन है जिसपे कंपनी बिल्ड होती है। थर्ड, इसमें ऑब्जेक्ट लिखा होता है कंपनी का, डिफाइन होता है उसके ऑपरेशन जिसके बियॉन्ड जाके कंपनी काम, इसे वेरी इंपॉर्टेंट करना है थर्ड वाले को, थर्ड वाले को कर ले वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये एनेबल करता है शेयर होल्डर, क्रेडिटर, ऑल दोस पीपल वो कंपनी टू नो कि कंपनी के पावर क्या है एंड कौन सी एक्टिविटी में कंपनी क्या है, एंगेज है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और ये पूरी लाइन अंडरलाइन कर ले बेटा, पूरी लाइन को एज इट इज अंडरलाइन कर ले। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ कंडीशंस कंटेन्ड देयरिन। बेटा ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलते हैं बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, पहले डॉक्ट्रिन ही है, एक इंडोर मैनेजमेंट भी है, वो अलग से है, वो बाद में बताऊंगा। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट करवाया था, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोल रहा था कि एमओए में ऑब्जेक्ट लिखा होता है, पावर लिखी होती है जिसके बियॉन्ड कंपनी जा, लेकिन अगर बियॉन्ड चले गई, लिखा था कंपनी के पावर लिखी है कि भाई आप जूते बनाओगे,
लेकिन आप जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस नहीं है, वायरस नहीं है, वायर्स, वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। मतलब जब कोई कंपनी अपनी पावर के बियॉन्ड, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड दी पावर, क्या मतलब होता है, तो जब कोई कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाके कोई काम करती है तो हम बोलते हैं उसने अल्ट्रा वायरस एक्ट कर दिया। और याद रखियो अल्ट्रा वायरस एक्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं, कंपनी नहीं कर सकती, अगर कर लिया तो वॉइड, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड। डिस्को, हाँ मतलब पॉइंट है, हाँ वहां पे लिखवाया था अल्ट्रा वायरस एक्ट कंपनी, हाँ तो आप कर ही नहीं सकते भाई, डिस्क्वालीफाइड, वॉइड हो जाएंगे। और पावर कहां पे डिफाइन होती है, एमओए में। मतलब ये पॉइंट कह रहा है कि कंपनी उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है जिसकी पावर उसे एमओए ने दी है। पावर दी है, एंटर हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमओए में पावर नहीं दी थी, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, मतलब आप बियॉन्ड दी पावर चले गए, तो आपने कौन सा एक्ट कर दिया, अल्ट्रा वायरस। और कंपनी के द्वारा किए गए अल्ट्रा वायरस एक्ट्स को वैलिड मानेंगे या वॉइड मानेंगे, वॉइड मानेंगे। तो यहाँ पे दो डॉक्ट्रिन तो मैंने तुझे यही बता दी, अब ये दोनों डॉक्ट्रिन हमें पढ़नी है अच्छे से बाद में, बट यहाँ पे क्लियर है, ठीक है चलो बढ़िया। अब एमओए में आगे बढ़ते हैं बेटा, एमओए एमओए एमओए, हाँ लास्ट पॉइंट और लिख ले बेटा, क्योंकि ना 4 नंबर में आ जाता है एमओए पे शॉर्ट नोट लिखो मेमोरेंडम क्या होता है, तो आपको इतने पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे। लास्ट लिख ले, द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पसेस फॉर विच his money can be used, his money can be used by the company and what risk he is taking in making the investment। तो बेसिकली बेटा एक पॉइंट और होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, पता है ये क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है, सेक्शन 399 में लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम जो है ना वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी बंदा चाहे उसको पढ़ सकता है, किसी भी कंपनी का। तो ये रूल कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि जब भी कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ डील करेगी, कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, कुछ भी कर रही है, डील कर रही है, तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि थर्ड पार्टी ने कंपनी का एमओए पढ़ा होगा। अब मान लो कंपनी के पास एमओए में कोई पावर नहीं थी और आप बिना पढ़े वैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो गलती किसकी, थर्ड पार्टी की। गलती तो थर्ड पार्टी की ना, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने पहले बोला था कि एमओए जब भी कोई थर्ड पार्टी डील करे कंपनी के साथ, तो हम प्रिज्यूम करके चलेंगे आपने एमओए में पढ़ा हुआ है, आपको पता है कंपनी की पावर क्या है, कंपनी की लिमिटेशन क्या है। और अगर आपने नहीं पढ़ा और आपको कोई लॉस हो गया तो भैया फिर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपकी गलती है एज पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, तो यही पॉइंट बोल रहा है, अ मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, देख क्या लिखा है, इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशन कंटेंट देयरइन। मतलब एमओए में जो लिखा है उसकी बात, द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस, कि अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कहां लगाएगा पैसा, तो कंपनी का एमओए आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि आपको पता होगा आप क्या रिस्क ले रहे हो, कहां पैसा लगा रहे हो, कंपनी क्या करेगी उस पैसे का। चलिए बेटा, ठीक है, ये तो हो गया एमओए का इंट्रोडक्शन। अब ना, अब अगले में अगला पॉइंट बनाना सेपरेट, वो वाले कंबाइंड पॉइंट हट गए, अब वो तो इंट्रोडक्शन में होगा ना, अलग से एक पॉइंट लिखना, एज पर सेक्शन 4 कॉमा एमओए ऑफ अ कंपनी shall be drawn up in such form as is given in tables A, B, C, D, E
और ये टेबल कहां पे दिए जाते हैं मनप्रीत भाई? शेड्यूल 1 पे। तो सेक्शन 1 में बोला कि भाई शेड्यूल 1 वाले टेबल का फॉर्मेट यूज करना है जब भी आप एमओए बनाओगे, तो आप जो फॉर्मेट लगाओगे वो टेबल ए का होगा, बी सी डी ई का तक का होगा, और ये सारे फॉर्मेट दिए हैं इन शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये टेबल क्या है बेटा, तो मैं बता देता हूं। हमारे पास टेबल है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई। अब आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है डिपेंडिंग, ये जो है ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपका एमओए का फॉर्मेट होगा टेबल नंबर ए वाला। सेकंड, ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। बेटा कंपनी क्या है, गारंटी है सिर्फ और कोई शेयर कैपिटल नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी में आप गारंटी भी दोगे एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो मतलब इसमें दो चीजें हो गई, शेयर कैपिटल भी है और गारंटी भी है। मतलब आपने शेयर्स भी परचेज करे होंगे और गारंटी भी दोगे, तो आपको ड्यूअल लायबिलिटी पड़ेगी ना। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर है, कोई गारंटी दी नहीं है, तो बस आप किसके लिए लायबल हो, अप टू दी, अबे लिमिटेड बाय शेयर है तो अप टू दी अमाउंट जो अनपेड है शेयर पे। पहला केस टेबल नंबर ए, लिमिटेड बाय शेयर। सेकंड में है लिमिटेड बाय गारंटी, शेयर कैपिटल नहीं है, तो अब बस आपने गारंटी दी है, तो सेकंड क्राइटेरिया में आप फॉर्म बनाओगे। थर्ड केस है कि आपका शेयर भी है और गारंटी भी है, दोनों का मिक्स है, तो आप किसके लिए लायबल हो, गारंटी के लिए भी लायबल हो और अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर के लिए भी लायबल हो। तीसरा है बेटा, चौथा सॉरी, कंपनी ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, या एक सेकंड सीधा ऐसे लिख ले, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। और लास्ट अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो बेटा 5 सिचुएशन है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, पहला वाला ऑब्वियसली विदाउट शेयर कैपिटल है, और अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल। पहले अनपेड शेयर दोगे, अनपेड शेयर के बाद अनलिमिटेड भी लायबल। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मेट है, गिवन आप किस सर्कमस्टांस में फॉल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मेट को चूज करना है। तो एमओए क्या होता है हमने देख लिया बेटा, एमओए के अंदर कौन सा फॉर्मेट फॉलो होता है वो भी हमने देख लिया। अब आता है एमओए के अंदर कंटेंट, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालना, लास्ट हेडिंग है कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम, कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम यानी एमओए की बात कर रहा है बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं एमओए में क्या कंटेंट होगा। तो बेटा याद रखियो एमओए में होते हैं 6 क्लॉज। कितने क्लॉज होते हैं, जब भी आप कोई भी फॉर्मेट लोगे ना तो उसमें 6 क्लॉज होंगे, 6 बातें आपको बतानी है। जैसे पहला नेम क्लॉज, नेम क्लॉज में आपको लिखना है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है या ओपीसी है या सेक्शन 8 कंपनी, जो भी है। तो नेम क्लॉज से आप आइडेंटिफाई करोगे कंपनी क्या है। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी। लिमिटेड लिखा हुआ है तो पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी लिखा है तो 1% कंपनी है। अगर ना लिमिटेड लिखा है ना प्राइवेट लिमिटेड तो ना लिमिटेड है ना प्राइवेट, एलएलपी बताया, सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 को नहीं लगाना पड़ता ना। हाँ, तो यहां पे नेम क्लॉज आता है। सेकंड आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको ये बताना होता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है। जैसे अगर आप रिलायंस को खोलो तो रिलायंस के नेम क्लॉज में लिखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, सेकंड आप रिलायंस में जाओगे रजिस्टर्ड ऑफिस तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑफिस तो कई सारे,
रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो एमओए में एड्रेस है। जितने भी आरओसी आपको डॉक्यूमेंट नोटिस भेजेगा वो हमेशा किस पे भेजता है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजता है, और वो एक ही होगा, जैसे रिलायंस के केस में मुंबई है रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। फिर थर्ड आएगा क्या, कैपिटल क्लॉज, कि कितना ऑथराइज कैपिटल है, कितना क्या है, ऑथराइज कैपिटल याद है ना, एमओए में लिखा होता है तो वो कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है। फिर फोर्थ होगा क्या, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है। फिर फिफ्थ होगा लाइबिलिटी क्लॉज, कि लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है वो बताओ। तो ऐसे करके 6 क्लॉज आते हैं। तो जल्दी से हम कंटेंट लिखना चालू करेंगे भाई, जल्दी जल्दी लिखियो। कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, नंबर, यार पता नहीं, नंबर तो नेम होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, फिफ्थ होता है कैपिटल क्लॉज। क्या भाई कौन से में, अच्छा नहीं नहीं वो तो मैंने नंबर लिखा था मैंने कोई, भाई मेरे को जितना था नंबर नहीं लिखा। अच्छा नहीं नहीं मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया होगा नंबर 1, अलग अलग क्लॉज में थे, पहला मैंने कैपिटल बता दिया, वैसे फिफ्थ है। चलो आ जाइए बेटा, सबसे पहले लिखो बेटा नेम क्लॉज। अब इसमें थोड़ा सा अंदर बताएंगे, कंटेंट आ जाता है कई बार 4 नंबर में, तो इसमें लिखेंगे, ये बताता है क्या, द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी with the last word, with the last word limited, ये कब लगेगा, वेरी गुड, इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और द लास्ट वर्ड, और द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और क्या ये क्लॉज सेक्शन 8 कंपनी को कोई इंपॉर्टेंस है सेक्शन 8 की, क्योंकि यहां पे कुछ बता नहीं, यहां पे बस नाम लिख के छोड़ देंगे, वो थोड़ी बताएंगे लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पे लिख ले, ये हो गया पहला, इसमें एक अलग से पॉइंट लिख ले, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज formed अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बेटा, ये एक स्पेशल लाइसेंस लेते हैं गवर्नमेंट से, याद है आपको, तो इनको नाम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइसेंस रिवोक हो जाता है मनप्रीत, अगर लाइसेंस रिवोक हो गया ड्यू टू एनी रीजन, वायलेशन ऑफ एक्ट या सेक्शन कुछ भी, तो फिर इन्हें क्या नाम लगाना पड़ता है, लिमिटेड लगाना पड़ता है, क्योंकि लाइसेंस रिवोक हो गया, कंपनी बंद नहीं होगी, लाइसेंस रिवोक करके आपको नाम लगाना पड़ेगा बस। हो गया उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कि कंपनी वाइंड अप हो या फिर किसी और कंपनी में, हाँ बेटा वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बहुत माइनर है तो फिर वाइंड अप इज नॉट द सॉल्यूशन, फिर वो हो सकता है इसको एनपीओ को काटे, नाम वाम लगाए और कंपनी को किसी और कंपनी के साथ डाल दे। लेकिन अगर मान लो हो सकता है बहुत बड़ा फ्रॉड है, मेजर अमाउंट्स इन्वॉल्व है, कोई बड़ा स्कैम है, एनपीओ के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम चलते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ये सब एनपीओ से ही चलता है, एनजीओ बना देते हैं शेल कंपनी। तो अगर बहुत मेजर स्कैम है तो हो सकता है कंपनी का लाइसेंस भी रिवोक और वाइंड अप में भी डाल दे कंपनी को। तो इट डिपेंड्स, कंपनी ऑर्डर इशू करेगी, ओ गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करेगी, सॉरी। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 3 लिखना इसी में, एक और, एज पर एमसीए नोटिफिकेशन। आपको याद है ना मैंने बताया था गवर्नमेंट इसमें रूल्स एंड सर्कुलर नोटिफिकेशन डालती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नोटिफिकेशन है 5 जून 2015 को, 5 जून 2015 को नोटिफिकेशन आई क्या,
अ गवर्नमेंट कंपनी, याद है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? मोर देन, वेरी गुड, एटलीस्ट 51% क्या क्या 51% क्या टोटल वोटिंग पावर या पेड अप शेयर कैपिटल? पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन हम उनसे रिप्लेस कर सकते हैं किससे? टोटल वोटिंग पावर से, इन दिस सेक्शन लिखवाया था। हाँ, किसने होल्ड करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके करी है। 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, वेरी गुड। अ गवर्नमेंट कंपनी मस्ट एंड with the word limited. A government company must end with the word limited, full stop। और आगे लिख, in case of one person company, in case of one person company, comma, the words one person company should be included in its name। कोई दिक्कत बेटा? गवर्नमेंट कंपनी, ये नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट कंपनी के लास्ट में क्या लिखना है? लिमिटेड। और वन पर्सन कंपनी क्या लिखेगी? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी लिखना है लिखो, लेकिन उसमें वन पर्सन कंपनी लगाना कंपलसरी है। प्राइवेट लिमिटेड तो लगाएगी क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन जो वन पर्सन कंपनी है, एमसीए ने नोटिफाई कर दिया कि आपको ओपीसी या वन पर्सन कंपनी नाम के पीछे लिखना पड़ेगा। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी, ऐसे नाम लिखोगे आप अपने एमओयू में, नेम क्लॉज में। क्लियर है नेम क्लॉज? आगे आ जाओ बेटा। फिर नेक्स्ट बी आ जाइए, छोटू सा, विच कॉल्ड, सेकंड लिखो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब इसमें बस एक बात बतानी है आपको बेटा, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस of the company is to be situated, of the company is to be situated। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है? अब आप कहोगे सर इसमें एड्रेस तो लिखा ही नहीं है, आप तो बस स्टेट का नाम बोल रहे हो, तो मैं क्या वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस में मुंबई लिखा होगा? बेटा क्या होता है ना, कंपनी ना क्या अभी इनकॉर्पोरेट हो गई, अभी तो एमओए बन रहा है, एमओए के बनने के बाद इनकॉर्पोरेशन होगा। तो कई बार क्या होता है ना, कंपनी जब एमओए बना रही है तो सकता है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो ही ना, भाई अभी डिसाइड नहीं करा कहां पे लेना है। तो ये प्रोविजन आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे आगे जाके। अभी आप जब एमओए बनाते हो तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या करते हो? सिर्फ स्टेट लिख देते हो। स्टेट तो बता सकते हो ना भाई, पुणे में करोगे, महाराष्ट्र में करोगे, दिल्ली में करोगे, वेस्ट बंगाल में करोगे। तो अभी आप स्टेट जिसमें इज टू बी सिचुएटेड, मतलब जिसमें आप खोलोगे, और जब आप एक बार अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड कर लेते हो तो इसका इंटीमेशन आपको बाद में आरओसी को देना पड़ता है अलग से, या आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए जब एमओए बन रहा होता है तो आपको क्या बताना होता है? सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम लिख दो, न्यू दिल्ली, लेकिन बाद में प्रॉपर एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अभी तो हम अज्यूम करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई, काम भी नहीं स्टार्ट हुआ होगा, तो पहले बस आप स्टेट का नाम बता दो, दैट्स इट। इसके बाद बेटा थर्ड लिखेंगे विच इज कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट क्लॉज। बेटा यही वो क्लॉज है जिसमें कंपनी की पावर्स एंड लिमिटेशन डिफाइन होती है, मेजर, वैसे सब में डिफाइन होती है लेकिन यहां पे मेजर होती है। और अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के विपरीत जाके कोई भी काम करते हो तो कौन सी डॉक्ट्रिन थी? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड दी पावर। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो होती है पावर, तो लिखो बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज में द ऑब्जेक्ट फॉर विच, इसमें क्या लिखा होता है? द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज proposed to be incorporated, the object for which the company is proposed to be incorporated, and any matter considered necessary in furtherance thereto।
सॉरी देयर ऑफ। इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखना बेटा। इफ एनी कंपनी हैज changed its activities, if any company has changed its activities which are not reflected in its name, comma, it shall change its name in line with its activities within a period of 6 months from the change or activities after complying with provision. After complying with provision. After complying with provision as applicable to change of name. ठीक है भाई, 1 मिनट इसे रीड कर, मैं 1 मिनट में बताता हूँ क्या बोल रहा है। ठीक है मनप्रीत भाई, क्या बोल रहे हैं भाई? सीधी सी बात, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको एक्टिविटीज बतानी है जो आप करोगे, राइट? अगर आपने कोई भी एक्टिविटी ऐसी करी जो आपके नाम से लाइन में नहीं है, मतलब बेटा आपको याद है ना, प्राइवेट कंपनी को कुछ एक्टिविटी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड होती है। 3 एक्टिविटी थी, पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकता, नंबर ऑफ शेयर में लिमिट है, नंबर ऑफ मेंबर में लिमिट है, और ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है फ्रीली, है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन थी। तो ये कह रहा है अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी जो आपके नाम से लिंक नहीं है, आप हो प्राइवेट कंपनी और आप पब्लिकली इशू कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो ना, तो फिर हम आपको 6 महीने देंगे, आपको उस एक्टिविटी को रिवोक करके अपने नाम को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने पब्लिकली शेयर इशू करने नहीं कर सकता था, मैं प्राइवेट कंपनी हूं, है ना, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिकली शेयर इशू करने में प्रोहिबिशन है। अब मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती थी, तो मैंने कौन सी एक्टिविटी कर दी जो पब्लिक कंपनी की है, तो मेरे को विद इन 6 मंथ्स में चेंज इन नेम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बियॉन्ड द पावर काम कर दिया है। तो उसे करेक्शन करने के लिए आपको तरीका बता दिया, और टाइम कितना दिया? विद इन, ठीक है, कोई उल्टे काम नहीं करने, बस आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपके नाम से सूटेबल नहीं था। मतलब मैं हूं प्राइवेट कंपनी, लेकिन काम मैंने कर दिया पब्लिक वाला, कोई गलत नहीं करा, बस पब्लिक वाला कर दिया, तो हम आपको विद इन 6 मंथ दे रहे, और आपको उस नाम को चेंज करना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट लिमिटेड को क्या बनाना पड़ेगा? पब्लिक लिमिटेड। बस ये, कोई गलत काम नहीं बोल रहा मैं, कोई गलत काम करते फिर तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, तो अलग ही हो गया, लेकिन यहां पे आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में सेकंड वाले पॉइंट में ये बोला हुआ है। हाँ, प्रोहिबिशन है प्राइवेट कंपनी के लिए, लेकिन अगर कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो अलाउड नहीं है आपके नाम के हिसाब से,
तो हम आपको 6 मंथ्स का टाइम देंगे, आपको उस चीज को विद इन 6 मंथ्स करेक्ट करना पड़ेगा बाय चेंज इन नेम। चलो, नेम क्लॉज हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे बेटा पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 लिखना। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी क्लॉज। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ। मतलब वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको ऑब्जेक्ट बताना है जिसके लिए कंपनी प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड है, जिस पर्पस के लिए कंपनी बन रही है, और अगर आपको कोई भी कंसिडर्ड करना है नेसेसरी मैटर। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब प्रैक्टिकल लाइफ में तू इंटर्नशिप करेगा, एमओए बना रहा है तू, अब मान ले कंपनी है जो शर्ट बनाती है, क्या बनाती है, तो तू बेटा उसके एमओए में ना शर्ट मैन्युफैक्चरर नहीं लिखेगा, तो पता क्या लिखेगा? एज आर्टिकल आपको क्या सिखाते हैं? एमओए को हमेशा ब्रॉड बनाओ। आज शर्ट बनाना है, हो सकता है 1 साल बाद पैंट भी बनाए, सेम ही तो बिजनेस है। हो सकता है उसके 1 साल बाद स्कार्फ, हैंकी, शूज, बेल्ट, वॉलेट कुछ भी बनाए, हो सकता है ना। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये बिजनेस किस में? शर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्लोथिंग एंड एसेसरीज। एमओए में क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट में कौन सा बिजनेस? क्लोथिंग एंड। अब देख, अगर मैं शर्ट बिजनेस लिखता और तुझे कल पैंट बनानी थी, तो पहले तुझे एमओए को ऑल्टर करना पड़ जाता। तभी वो कह रहा है कि जिस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो वो लिख लो, या कोई भी मैटर जो आपको लग रहा है कि बढ़ सकता है आगे, तो वो वाइड स्कोप रखो एमओए में, ये बोलता है। जरूरी नहीं आप आज शर्ट बना रहे हो तो शर्ट का ही बिजनेस रखना है, क्लोथिंग बिजनेस रख दो, क्लोथिंग में तो सब कुछ आता है। आपको लग रहा है कल फ्यूचर में यार मैं वॉलेट्स, घड़ी वड़ी ये भी रखूंगा, क्लोथिंग एंड एक्सेसरी कर दो। तो जब तू प्रैक्टिकल लाइफ में एमओए बनाएगा तो आपका जो प्रिंसिपल सी है वो पहले सिखा देगा कि बेटा कभी भी एमओए को नैरो नहीं बनाते, एमओए को हमेशा कैसे बनाते हैं? ब्रॉड, ताकि कल को अगर ऊपर नीचे भी थोड़ी फ्लक्चुएशन हो, ऐसा तो नहीं है कपड़े वाला हलवाई बन जाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा होगा, तो एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी बार फ्लक्चुएशन आपको एमओ ऑल्टर ना करना पड़े। क्लाइंट भी परेशान होगा ना कि यार तुमने कैसा एमओ बनाया, हर बार ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टर करना पड़ता है। तो हमेशा उसे ब्रॉड बनाना है। तभी वहां पे लिखा हुआ है कि आपको यहां पे क्या बताना है? कंपनी का ऑब्जेक्ट बताना है और कोई भी मैटर जो आपको कंसिडर लग रहा है नेसेसरी। समझ आया मनप्रीत भाई? डन जी, आगे बढ़े। चलो बेटा ये गला। नेक्स्ट लिख बेटा लाइबिलिटी क्लॉज। यार इसमें मैं क्या बताऊं, इसमें मैं क्या बताऊं? क्या मतलब इसमें बताना भी मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, बस आप खुद ही डिफाइन कर लेना, थोड़ा सा लिखवा रहा हूं बस। क्या बोलेंगे? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स of the company, the liability of the members of the company, whether यार कितने मैसेज आ रहे हैं, whether limited और अनलिमिटेड। आपको इसमें लाइबिलिटी क्लॉज में मेंबर की क्या बतानी है? लाइबिलिटी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, इसमें आपको यह भी बताना है कि वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। बेटा क्या होता है, क्या तू डिफाइन कर देगा यहां पे अच्छे से? अगर कंटेंट बताने हैं तो अच्छे से डिफाइन कर दियो, या फिर वो लिमिटेड बाय गारंटी है। समझा बेटा? कोई दिक्कत? अब इसमें लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना भाई। लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है बता देगा, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, और अनलिमिटेड क्या होती है वो भी बता दियो। वो हमने पहले बताया ना टाइप्स में, वही कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ आता है बेटा कंटेंट में, विच इज कॉल्ड कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज में क्या बताना है? ऑथराइज कैपिटल कितना है, कितना मैक्सिमम लिमिट है जो आप कर। और इस पे आपको कहते हैं ना स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, तो ज्यादा भी मत बताना, कम भी मत बताना, दिक्कत हो जाएगी। तो लिख बेटा द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, और इसे रजिस्टर्ड नॉमिनल सब बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल
divided into shares of fixed amounts and the number of shares with the subscribers and the number of shares with the subscribers to the memorandum have agreed to take. To the memorandum have agreed to take, comma, indicated their names, which shall not be less than one share. कोई दिक्कत? बताओ एक चीज क्या बोल रहा है। देख बेटा, जब आप कैपिटल क्लॉज में जाओगे ना, कोई भी एमओए निकाल लियो आज जाके, कैपिटल क्लॉज जाएगा तो पता है क्या लिखा होता है उसमें ना, सब्सक्राइबर लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? सब्सक्राइबर। ऐसे टेबल बनाऊंगा, नंबर 1 मिस्टर ए, जैसे मान ले मैं एबीसी लिमिटेड बना रहा हूं तो उसमें लिखा हूं मिस्टर ए, कितने नंबर ऑफ शेयर है? 1000 शेयर है। कितने वाले? 20 रुपए वाले। तो आपका कैपिटल कितना बनेगा? 20,000 रुपए। फिर ऐसे नंबर 2 मिस्टर बी, कितने शेयर है? 1000 शेयर। कितने वाले? 20 वाले। कैपिटल कितना? 20,000। ऐसे ही मिस्टर सी, कितने शेयर है? 500 शेयर है। कितने वाले? 20 वाले। कैपिटल कितना बनेगा? 10,000। तो यहां पे अभी जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, वो कितना हो गया टोटल? 50,000। ऐसे करके कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है। तो कैपिटल क्लॉज में क्या बताते हैं? पहला तो ऑथराइज्ड कैपिटल, ये तो आप बताओगे ही, ये तो पहले से डीम्ड है। क्या बताना है आपको? और वो कितने शेयर और कितने अमाउंट वाले शेयर में डिवाइडेड है। जैसे कितने नंबर ऑफ शेयर है? 10,000। कितने में है? 20। तो आपको ऑथराइज की मैक्सिमम लिमिट कितनी है वो भी बतानी है, और आपके जो सब्सक्राइबर है किसने कितने होल्ड करे मेंबर ने वो बताना है। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, जो यहां पे एमओ में लिखे होते हैं, इन्हें बोलते हैं सब्सक्राइबर। ये मेंबर ही है, लेकिन इनको एक और नाम दिया जाता है, क्या? सब्सक्राइबर। मेंबर और सब्सक्राइबर में क्या डिफरेंस है समझ। मैंने मान ले एबीसी लिमिटेड है, अब ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक है ना, तो पब्लिकली शेयर इशू कर सकती है, कर देगी। मान ले मैंने इसका शेयर खरीद लिया तो मैं क्या बन गया? मेंबर। सब्सक्राइबर सिर्फ वही लोग बनेंगे जब इनिशियली कंपनी इनकॉर्पोरेट थी, तो कैपिटल क्लॉज में जिन्होंने सब्सक्राइब करा है। जो यहां पे नाम लिखे ना एबीसी, इन तीनों के अलावा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, सिर्फ ये सब्सक्राइबर है। इसके अलावा जितने के पास भी शेयर है वो सिर्फ क्या है? मेंबर है। समझा? तो जब तू रिलायंस में जाएगा, अब रिलायंस में सोच कितने मेंबर है, सबका नाम थोड़ी इसमें कैपिटल क्लॉज में लिखेंगे। वहां पे कौन होगा? वहां पे मेन बंदे होंगे, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने सब्सक्राइब करा होगा उस टाइम बनते हुए। तो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो ये होते हैं, मेंबर होते हैं जिनके पास बस शेयर है, इनके पास शेयर है और इनका नाम कैपिटल क्लॉज में एज ए सब्सक्राइबर में लिखा हुआ है। समझा? तो ये कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ है, आपको है तो ऑथराइज कैपिटल बनाना है, और वो कैपिटल कितने लोगों में उनका नाम लिखो, कितने नंबर ऑफ शेयर है, अमाउंट ऑफ ईच शेयर, और कितना कैपिटल बन रहा है। कोई दिक्कत? चलो जी, ये आपका हो गया कैपिटल क्लॉज। कोई दिक्कत बेटा? इंडिकेटेड देने में शेल भी, अरे नाम बताने जो एक से कम हो नहीं सकता, मतलब आपका पास कम से कम एक शेयर तो होना चाहिए ना। अगर तुझे सब्सक्राइबर का नाम लिखना है तो सब्सक्राइबर का कंडीशन क्या? पहले एक एटलीस्ट एक शेयर तो होगा तेरे पे, तभी तो नाम लिख रहा है। तो आपको उनके नाम बताने हैं। किनके नाम? विच शेल नॉट बी लेस देन 1 शेयर, जिसके पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए। बस एक शेयर है तो भी आप सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम एक होना चाहिए। आ जाओ भाई, लास्ट आ जाओ। नेम क्लॉज हो गया सर, सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया सर। उसके बाद थर्ड क्या था बेटा? थर्ड क्या था? ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्या था? लाइबिलिटी। और फिफ्थ क्या था? कैपिटल। लास्ट ले ले बेटा सिक्स्थ।
बेटा ये जो सब्सक्राइबर है इनकी डिटेल्स भी तो चाहिए ना, जिस जिसने सब्सक्राइब करा है उनकी डिटेल भी तो चाहिए। ये नॉर्मल मेंबर नहीं है, ये सब्सक्राइबर है। मेंबर और सब्सक्राइबर में डिफरेंस, अगर मैंने आज रिलायंस का शेयर खरीद लिया तो मैं मेंबर बन गया, लेकिन सब्सक्राइबर कौन होगा? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होगी, उसका एमओए बन रहा होगा, उस टाइम पे जो शेयर लेके सब्सक्राइब करा है कैपिटल क्लॉज में, वो सब्सक्राइबर है। और सब्सक्राइबर के आपको नाम देना है, कितने नंबर ऑफ शेयर है, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, एक शेयर तो होल्ड होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शेयर ही नहीं, सीधा सब्सक्राइबर डाल दिया, एक शेयर होना चाहिए, किस अमाउंट का, कितना कैपिटल है। तो उन मेंबर्स का, उन सब्सक्राइबर का आपको नाम लिखना होता है, और 6th क्लॉज में वो नाम आता है विच इज कॉल्ड एसोसिएशन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? एसोसिएशन। तो लास्ट 6th आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन में लिखना द डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर, इसमें सब्सक्राइबर की डिटेल्स आती है। द डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म्ड into a company। समझे बेटा? और एक और बात बताऊं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो याद है मैंने बताया था ओपीसी, जब मैं करवा रहा था ओपीसी, तो ओपीसी में बताया था कि ओपीसी जब अपना मेमोरेंडम बनाएगा तो उसमें वो अपने मेंबर के साथ एक अदर पर्सन का नाम भी लिखेगा जो डेथ और इनकेपेसिटी में मेंबर बन जाएगा। उस अदर पर्सन को क्या बोलते हैं? नॉमिनी। तो वो यहां पे नॉमिनी का भी नाम देगा। ये सिर्फ कौन करेगा? ओपीसी। उसे नॉमिनी का नाम भी देना पड़ता है अलग से मेंबर के साथ साथ। ठीक है, चलो अब नोट लिख दे बेटा। कंटेंट खत्म सर, क्या मेमोरेंडम खत्म? बेटा मेमोरेंडम एंड हो गया, बस नोट लिखवा रहा हूं कुछ। पहला नोट नंबर 1, देख सिंपल था ना। पहले मेमोरेंडम का हमने क्या करा, बेसिक करा, एमओई क्या होता है, फिर एमओई का कंटेंट करा, और फिर एमओई का फॉर्मेट करा, और फिर कंटेंट करा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का कि एमओई पे शॉर्ट नोट लिखो कंटेंट पे या कुछ। तो नोट नंबर 1 लिखना बेटा, द एमओई मस्ट बी प्रिंटेड। जब आपका एमओई बन जाए तो उसे क्या करवाना है? प्रिंट कराना है, कॉमा, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। बेटा पूरा ऐसे एक ही पेज पे धड़ाधड़ लिखते नहीं रहना। जैसे यहां पे पैराग्राफ नहीं बने हुए, नेम क्लॉज अलग पैराग्राफ, रजिस्टर्ड ऑफिस अलग पैराग्राफ, तो उसको पैराग्राफ में डिवाइड करते रखना है। नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, प्रॉपरली नंबर्ड होना चाहिए, एंड साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन्स। और ये साइन कितने लोगों ने करना चाहिए? एटलीस्ट, और याद आ गया 7 पर्सन। किसके केस में बात कर रहा है? पब्लिक में, क्योंकि वहां मिनिमम नंबर ऑफ, ब्रैकेट में लिखना, और 2 पर्सन in case of private company and 1 in case of OPC। very good, in case of OPC ब्रैकेट क्लोज। तो एमओए को प्रिंट करना है, साइन करना है, नंबर्ड करना है, डिवाइड करना है पार्ट्स में। 7 पर्सन साइन करेंगे पब्लिक में, प्राइवेट में मिनिमम 2, ओपीसी में 1। आगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। कोई दिक्कत? बताइए सर, एनी डाउट्स?
ठीक है, नोट नंबर 2 भी लिख दो एक। फिर हम 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं। 5 मिनट के बाद हम वो स्टार्ट करेंगे अपनी डॉक्ट्रिन। वैसे मैंने बता दी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स है ना, बट स्टार्ट करेंगे। याद रखिए बेटा। नेक्स्ट, अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू दी एमओए। और आपको पता है बेटा क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर वॉइड एब इनिशियो होता है ना, तो वो सिग्नेटरी नहीं बन सकता, सब्सक्राइबर नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन तुझे याद है क्या मेंबर शेयर होल्डर बन सकता है? क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? वेरी गुड, अपने गार्जियन के थ्रू, वहां पे बताया था ना कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, अ माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू दी एमओए as he is not competent to contract. He is not competent to contract, comma, हाँ आगे बोला है, the guardian of a minor, comma, who subscribes to the memorandum on his behalf, comma, will be deemed to have subscribed in his पर्सनल कैपेसिटी। तो आई होप आपको बेटा समझ आ गया है। माइनर कभी भी मेंबर या शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर नहीं बन सकता। हाँ, उसके गार्जियन के थ्रू, जैसे मैं अगर मान लो एक माइनर हूं और मैं शेयर होल्ड करके सब्सक्राइबर बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा कैपिटल क्लॉज में नाम आए एज अ सब्सक्राइबर, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने गार्जियन के थ्रू कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे बिहाफ पे गार्जियन कर रहा है तो लायबिलिटी किसकी आएगी? गार्जियन की आएगी, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है। कल को लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मान लो भट्टा बैठ गया, तो भले ही मेरे बिहाफ पे करा उसने मेरे को शेयर होल्ड करवाने के लिए, लेकिन लायबिलिटी उसकी पर्सनल बैठेगी भाई। फिर ये नहीं बोल सकता कि माइनर था बच गया ना, पर्सनल कैपेसिटी में आएगा अपनी। ठीक है, हाँ सिंपल, अगर गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है माइनर के बिहाफ पे तो माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर माइनर कोई एक्ट कर रहा है उसके लिए गार्जियन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर माइनर एक्ट कर रहा है एज अ एजेंट ऑफ गार्जियन, मतलब प्रिंसिपल जो है वो गार्जियन है, तो फिर गार्जियन लायबल होता है। वो था वहां पे माइनर वाले में। चलो, तो ये मेमोरेंडम होता है बेटा आपका समाप्त। एमओए क्या होता है बता दिया, फॉर्मेट बता दिया, शेड्यूल 1 में दे रखा है टेबल ए बी सी डी ई डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कंपनी। फिर कंटेंट में क्या बताया, नेम क्लॉज होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, लायबिलिटी क्लॉज होगा, कैपिटल क्लॉज होगा, एसोसिएशन क्लॉज होगा। ठीक है, एमओए में प्रिंट डिवाइड करना है, नंबर करना है, साइन होना चाहिए सबसे, और एक विटनेस भी आपको रखना है जो सब विटनेस करेगा। और माइनर का सिचुएशन भी यहां पे बता दिया। आई होप एमओए आपको क्लियर हो 100%। कोई दिक्कत परेशानी बेटा तो बताइए। ठीक है, चलिए अभी मैं 5 मिनट का आपको ब्रेक देता हूं, मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है। फिर हम जो है अल्ट्रा वायरस की डॉक्ट्रिन स्टार्ट करेंगे। अल्ट्रा वायरस है, फिर आर्टिकल आ जाएगा और उसकी इंडोर मैनेजमेंट आ जाएगी। बस चलिए अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्लास तो रखेंगे, देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस तो कर ले, फिर बाकी कल करेंगे ऑनलाइन क्लास में। चलिए भाई, तो यहां पे यार हमने अपना मेमोरेंडम वाला पार्ट डन कर लिया, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या करवाना है, मुझे बेटा पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करवाना है एमओए के साथ एओए। ठीक है, एमओए का डिफरेंस कराऊंगा, एओए क्या होता है सब बताऊंगा। फिर मुझे 2 डॉक्ट्रिन करानी है, एक अल्ट्रा वायरस, एक इंडोर मैनेजमेंट, और एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस छोटा सा पार्ट आएगा इंडोर मैनेजमेंट के साथ, वो भी बता दूंगा। तो बेसिकली इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कराऊंगा, अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, 2 डॉक्ट्रिन कराऊंगा। तो ये वाला पूरा मैटर खत्म। फिर एक कॉन्सेप्ट बच जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, वो तो एक ही क्लास का प्रोसीजर्स है। ठीक है, तो ये सब हम रैप अप करेंगे। और आज थर्सडे है, कल आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, टाइमिंग वाइमिंग में सब बता दूंगा। ठीक है, कल ऑनलाइन क्लास होगी, टाइमिंग आपको, हाँ मतलब वही होगी रात को 9 साढ़े 9 बजे वाला टाइम। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना। बाकी सैटरडे को तो ऑफलाइन होती है। आज गला थोड़ा चोक हो रहा है, तो हम आज को इसको यहीं रोकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।